इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां भाग 3, जिसमें हम दुर्ग से पढ़ेंगे। तो ऊपर हमने निचले इलाके के बारे में पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े, हड़प्पा के बारे में पढ़े। अब हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग का इलाका था, तो हड़प्पा वाले को तो सब रेल लाइन में बिछा दिया गया। अब यहाँ से अभी मोहनजोदड़ो की बात हो रही थी, तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग की बात करते हैं, मतलब ऊंचा वाला इलाका जो था। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं, सबूत हमें मिले हैं, जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम मतलब एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, केवल निचले हिस्से ही शेष है इसमें, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे, ऊपर वाला हिस्सा जो भी था लकड़ी से बना हुआ था और बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानगार सम्मिलित है इसमें, बड़ा सा स्नान घर भी इसमें है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है इलाका थोड़ा, यहाँ पर विशाल स्नान घर, नहाने के लिए इलाका। मैं आपको कैसे दिखाऊं, रेक्टेंगल करके आज दिखाता हूँ। ये आपको आ गया स्नान घर, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा इलाका मुख्य सड़क, ये वाला इलाका मुख्य सड़क। ये विशाल आंगन हो गया, ये विद्यालय इसी में आ गया। और दैवीय मार्ग, ये मेन मार्ग हो गया। ये मार्शल द्वारा खोदा गया ये खाई है। इधर को दिख रहे हो जो बीच में स्तूप है, बाकी सब बीच में कमरा है और साइड में आंगन भी बनाए गए हैं। ये पूरा स्थल है, उधर का पुराना जगह है। और ये शायद माल गोदाम हुआ करता था, जहाँ पर सभी माल को स्टॉक करके रखे जाते थे। ये दक्षिण वाला हिस्सा था उधर का। और ये सबसे पूर्वी वाला दीवार था, सबसे पूर्व वाला दीवार, शायद इसका दीवार दरवाजे के रूप में किया जाता होगा। और बाकी सब इधर से सब, ये मतलब टोटल इलाका ऐसे ही जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर घेरा है वैसे ही घेरे गए थे। लेकिन जो ये वाला इलाका है जो ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से जो आ रहा है उसको इस तरह घेर दिए जाते थे। इस तरह यहाँ पर हौद बना दिए जाएंगे चारों तरफ से, कि अगर बाहर से कोई हमला कर रहा है, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, कि जो भी बाहर से हमला करते हैं तो वो उसको देखते रहें। और एक बहुत सा परकोटा यहाँ पर होता था। आप परकोटा कभी बड़े बड़े महलों में देखोगे तो इतना चौड़ा परकोटा हुआ करता था, जिस पर ये मतलब ऐसे बाउंड्री हुआ करते थे जिस पर सिपाही खड़े होते थे। सिपाही खड़ा होकर नजर रखता था और इसी पर तोप, गोला, बंदूक, बारूद सब रखा जाता था। भाला चलाने के लिए भाला, तीर, कमान सब इसी पर रखे जाते थे। और यहाँ से चलाना बहुत आसान होता था क्योंकि ये ऊपर वाला इलाका है। और ऊपर वाले इलाके से अगर कुछ भी फेंकते हैं तो चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार उसमें गति आ जाती है। समझो कि एक 5 किलो का पत्थर हमने ऊंचाई से फेंका, नीचे जब गिरेगी वो 5 किलो का पत्थर करीबन 20 किलो का वजन लेकर, 20 किलो छोड़ो, नहीं तो 15 किलो का वजन लेकर ही नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि उतना तेजी से आ रही है ना, इसलिए। आप 1000 फीट ऊपर से कुछ फेंकोगे ना, नीचे गिरेगा तो लगेगा बम फट रहा है, वैसा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो विशाल स्नानघर तो था ही वहां पे। तो विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार मतलब चरखुट्टा, तो आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। चारों तरफ से गलियारा था, उसके बीच में ही वो सब था। गलियारा आने जाने के लिए था। आप स्कूल वगैरह में देखोगे जो बाथरूम बना होगा, उस बाथरूम के इर्द गिर्द गलियारा होगा, जिससे अलग अलग बाथरूम, चाहे आप वॉशरूम में आप जा सकते हैं, वहां पे अलग अलग प्रकार के आपको बनाए जाते हैं। जलाशय के जलाशय के तल मतलब जमीन तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। अब तल तक जाने के लिए सीढ़ी शायद ऊंचाई पर होगा। जलाशय के किनारे पर ईंटों को वहां पर जमा कर तथा जिप्सम के गारे से स्टील का प्रयोग करके
उससे जलबद्ध किया गया था, उसको एकदम बांध दिया गया था कि उसमें पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, और इसे जलबद्ध किया गया था इकट्ठा करने के लिए पानी को। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, तीनों ओर कक्ष बने थे, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं, क्या चाहिए, एक में एक बड़ा कुआं था, हर में बड़ा बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय का जितना भी पानी था एक बड़े नाले के सहारे वह गलियारे में जाएगा, और गलियारे से होते हुए जो हौद बनाए जाते थे महल के बाहर, उसमें उसको भर दिया जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर, इसके उत्तर में जाओगे तो एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। कितना? 8। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने हुए हैं। प्रत्येक स्नान घर से नालियां निकली हुई है, जो गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, और उसी के सहारे वह पानी महल से बाहर निकल जाता था। और इस संरचना का अनोखापन जो था, दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग जो है किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, जहां पर एक साथ में बहुत सारे लोग नहा सके, मूड फ्रेश कर सके, और शौचालय जा सके, उसके लिए भी वो बनाए जाते थे। और शौचालय जाने के लिए पहले के जमाने में पत्थर का काट दिया जाता था, बैठो आराम से करो के चले आओ। अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन है मतलब समझते हो आप, समाज के बीच में किस किस प्रकार का अकेलापन था, अलगपन था, क्या उसमें बदलाव थे, अब उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये सामने आपको दिख रहा है, ये चमचा जैसा जो है, ये तांबे का दर्पण है। क्या चीज का? तांबे का दर्पण, मुंह देखने वाला। अब देखो यहाँ पर सावधान, पुरातात्विक यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक अथवा आर्थिक विभिन्नताएं थी। यहाँ पर दिया जा रहा है कि सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी इन लोगों के बीच में। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के विधि का इस्तेमाल ये लोग करते थे, और इन्हीं विधियों में से, इन सभी विधियों को मिलाकर, इन सभी विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है। अब समाधान क्या है आप यहाँ पर जानोगे। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें मिस्र का विशाल पिरामिड के बारे में आप जानते हो, जो बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा है, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पूर्वज भी वहां से मिले हैं, उनसे परिचित हैं। और उसी के अनुसार तो भैया बहुत बड़ा बड़ा चीज बना ना, जिसमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। कई पिरामिड जो थे राजकीय समाधान, शायद वहां पर शव को दफनाए जाते थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। वहां पर बहुत महंगा बहुत सारा संपत्ति वहां पर दफना दिया गया था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। अलग अलग प्रकार के कफन वाला उनका बॉक्स जो होता है ना, उसमें उनको भरकर दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्द की बनावट, सावधान गर्द जो होता है ना, उसकी बनावट जो है एक दूसरे से भिन्न होती थी, अलग अलग होती थी। क्यों? अलग अलग शौक वाले लोगों के लिए अलग अलग गर्द होता था। क्या ये गतिविधियां जो थी, ऊपर एक लाइन छूट गया, तो उनके लिए अलग अलग सब बनाए जाते थे। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिकनाई की गई थी, और कहीं कहीं पर ईंटों की चिकनाई भी की गई थी, क्योंकि थोड़ा उसको अच्छा दिखाने के लिए। क्या ये गतिविधियां जो है सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है, हाँ, लेकिन कहती है। गरीब लोग ऐसा ही दफना दिए जाते थे लपेट कर कपड़ा में, और अमीर लोग अपना वो क्या बोलते हैं,
ताबूत, तो उसमें दफनाए जाते थे। बड़ा सा लकड़ी का डब्बा होता था ना, उसमें वो लोग दफना दिए जाते थे। शायद मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, ताबूत की कैसे ही करके कुछ नाम है। आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दो। तो कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्र देखोगे तो उसमें वो लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते थे, हांडी, सुराही, पानी पीने के लिए, तो उसको भी रख दिए जाते थे। कुछ आभूषण रख दिए जाते थे, जो संभवतः एक ऐसे मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब मरने के बाद जो उस बक्से में जो भी आदमी रहेगा वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, उसमें भजिया तलेगा ना वो बैठ के, इसलिए वो लोग उसमें रख देते थे। सोना चांदी पर के फैशन ड्रेस में, फैशन कंपटीशन में जाएगा, इसलिए उसको सोना चांदी के साथ उसमें लटका दिए जाते थे, दफना दिए जाते थे। और जिंदा मम्मी बनाने की परंपरा तो भैया आप जानते ही हो, एकदम जिंदा आदमी को कपड़ा में बांध बुन कर उसमें डाल देंगे, साला वो मरे उसमें छटपटा कर मर जाएगा, ऐसा की स्थिति वहां पर बनाया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष में मिलेगा महिला में नहीं, महिला में मिलेगा पुरुष में नहीं, दोनों के समाधान को वहां से निकालेंगे, दोनों के कब्र को खोलेंगे तो वहां से आभूषण निकलते थे। कुछ लुटेरे लोग जो थे बहुत बड़े पैमाने पर लूट मचाए भी थे, बहुत लोग लूट मचाए हुए, उन ताबूकों को फोड़कर वहां से सारा चीज निकाल लिया गया। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के तीन छल्लों मतलब माला, जैप्सर एक प्रकार का उपरत्न, मतलब एक तरीके के वो गले में पहनने के लिए, सजावट के लिए, देह के सजावट के लिए एक यंत्र के रूप में था। तो उसके मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों, मतलब 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मणिक, उसमें पत्थर भी थे जिससे बना एक आभूषण मिला था। तो छोटे छोटे पत्थर को मिलाकर वो आभूषण बनाते थे जिसको वो लोग पहनते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में भी विश्वास नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी निवासी थे, मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं जो भी होते थे उनको दफनाने का विश्वास उन लोगों के अंदर नहीं था। वो लोग नहीं दफनाते थे, नहीं मानते होंगे, इसलिए नहीं दफनाते होंगे। ये आप सामने एक तस्वीर देख रहे हो, इसको बोलते थे फ्योन्स से बना एक पात्र। और फ्योन्स क्या होता है आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा शायद, लेकिन ये फ्योन्स पत्थर को काट कर बनाए जाते थे। चाहे आप इसको मतलब लोहा व पिघला कर भी बना दिए जाते होंगे। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है। कौन सी विधि है? ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद एकदम मोटे तौर पे मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उपयोगी तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। मतलब उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया वैसे चीजों का यहाँ पर उनके बारे में पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। पहले वर्षों में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है। पहले वर्ग में जब मैं बात कर लूं तो पहले वर्ग में कौन सी बात आ जाएगी कि जो पहले मिला उसमें लोग रोजमर्रा के सामान उसमें उन लोगों को मिला, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करके उसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये जो फ्योन्स से बना हुआ जो पात्र जो दिख रहा है, ये मिट्टी और पत्थर को मिलाकर शायद बनाए गए होंगे। इसमें चकियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। झावा पत्थर का एक जैसा होता है, पत्थर जैसा बड़ियार होता था, ऐसे बनता तो ईंटा की है, ज्यादा पका दिया जाता है इसलिए उसको झावा बोलते हैं। ये वस्तुएं जो हैं सामान्य रूप से बस्तियों में, जितने भी बस्ती हुआ करते थे,
सर्वत्र पाई गई है। हर जगह पर ये ऐसे सामान मिला है। चक्की मिलेगा, मृद भांड मिलेगा, मतलब मिट्टी का बर्तन, सुई, सुआ, झावा, ईंटा सब मिलता था। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते थे। जितने भी पुरातात्विक लोग थे उन सभी वस्तुओं को कीमती मानेंगे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी। दुर्लभ भी होते थे और महंगी भी। स्थानीय स्तर पर हम देखेंगे तो अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। और इस प्रकार फयोन्स का नाम आ गया ना, जटिल तकनीकों से बनाई गई, इसमें फयोन्स से बना हुआ बर्तन आएगा। जैसे में घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंगा और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। इसमें क्या किया जाएगा, रेत अथवा बालू, और उसको मिलाएंगे कैसे, रंग, उसमें रंग मिला देंगे तो रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण में उसको मिलाएंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको आग में डालकर पकाएंगे। जब आग में डालकर पकाएंगे तो इतना बरियार हो जाएगा, कपार पर मारे तो कपार फूट जाएगा लेकिन बर्तन नहीं फूटेगा। तो वही बोला जा रहा है फयोन्स का बना हुआ। तो फयोन्स के एक छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि वो बहुत जटिल प्रक्रिया से उसको बनाया जाता था। इन्हें बनाना कठिन था क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए इसको थोड़ा बहुमूल्य माने जाते थे। अब आता है संचयन शब्द, जिसमें लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घरों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और ऐसे संचयन आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई वस्तुओं के आदि। किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातात्विक इन्हें खोज नहीं निकालता, तब तक उसी जमीन के अंदर ये गड़े हुए रहेंगे। स्थिति तब और ज्यादा कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है, जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया क्या होता है, तकलिया जो फायोन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी हुई है। तकलिया वैसे ही मिट्टी का भांड जैसा ऊपर दिख रहा है, तो उस तरह जो बहुत दुर्लभ तरीके से उसको बनाया जाता होगा, जैसे में फायोन्स। तो वैसे चीज जब मिलती है, थोड़ा ये लोग सोचने में, जो भी पुरातात्विक विभाग के लोग होते हैं, थोड़ा उन लोगों को सोचना पड़ता है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? क्या उसका हम इस्तेमाल, चाहे उसका उपयोग हम विलास के वस्तुओं में करें कि वो सब रंगरलियां बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे? हो भी सकता है भैया, पहले के लोग पैखाना जाने के लिए भी उतना चीज लेकर जा सकते थे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मुझे मेरे दादाजी का एक मतलब वो जो लोटा रखते थे, तांबे का लोटा था, बड़ा सा लोटा था। तो उनको जब सुबह सुबह बाथरूम होने जाना रहता था तो वो लोटा लेकर जाते थे, और वो फिर आएंगे, फिर उस लोटा को मिट्टी से मजेंगे, साफ करेंगे, फिर उसमें पानी पीना। पहले वो लोग कहीं किसी के घर पे खाने भी जाते थे तो अपना लोटा लेकर जाते थे। पहले के जमाने में लोग तो थाली भी लेकर जाया करते थे, लेकिन थाली का जमाना गया तो लोग लोटा लेकर जाते थे। हमारे दादा वो खुद लोटा लेकर जाते थे, गिलास में किसी का पानी नहीं पीते थे, अपने लोटा में पानी पियेंगे, और पत्तल भले किसी के पत्तल में खा लेवे, लेकिन लोटा अपना होना चाहिए। और एक बार मेरे घर में चोरी हुआ तो लोटा ही चोरी हो गया। उसके बाद से उन्होंने लोहा का लोटा खरीदा, लोहा का लोटा का इस्तेमाल किया। तो उन लोगों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि पुराने जमाने के जो लोग होते हैं उनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, रोज का रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। चलिए आगे जानते हैं। यदि हम ऐसे पुरा वस्तुओं की वितरण का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के वितरण जो भी वस्तु हमें मिला है उसका अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित
है, मतलब वहीं पर मिले हैं। और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलते हैं, मतलब शहरों में मिलता है लेकिन छोटी छोटी बस्तियों में वो नहीं देखने को मिलता है। कभी कभार किसी बड़े घराने में मिल गया, जो मुखिया उखिया होता है उस गांव का, उसके घर में मिलता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो फयोंस से बने लघु पात्र, लघु पात्र छोटा सा मटका जैसा, तो लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। और जो लघु पात्र छोटा बर्तन जो होता था उसमें सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे, शायद घर को महकाने के लिए, अपने इलाके को अपने ऊपर छिटने के लिए, अलग अलग प्रकार से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले, मतलब अधिकांश की बात कर लें तो जो वहां से मिला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, जैसे में और कालीबंगन हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगन जैसे छोटे बस्तियों में बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या साफ देखो, अधिकांश जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसे छोटे बस्तियों से बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। सोना भी दुर्लभ था, उस जमाने में सोना भी दुर्लभ था। संभवतः आज की तरह कीमती तथा हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। अब उधर जो भी स्वर्ण आभूषण मिले हैं वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा किए गए हैं, तभी वहां से वो प्राप्त किए गए हैं। शायद हमें मिलेंगे कहाँ से, लोगों की तिजोरी तो रहा नहीं करती थी उतने, कभी कभी दीवार से मिल गया, कभी कभी किसी के घर के नीचे से मिल गया। तो वैसे जमाने में अलग अलग प्रकार के बंटवारे उसमें होते रहते थे। तो इसलिए कुछ लोग सोना चांदी मरते थे तो उसके साथ दफना दिए जाते थे। पहले के हिंदू सभ्यता में कुछ था कि जब कोई मरता था तो उसके साथ उसके गहना को भी जला दिया जाता था, उसका गहना जल जाता था उसके साथ, तो हीट ज्यादा रहेगा, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद वो एक में हो जाएगा। जब एक में हो जाएगा तो नदी के किनारे वो चल जाएगा, नदी में बह जाएगा, जिसके अनुसार वो भाईले किसी किसी को मिल जावे हाथ वगैरह में तो ठीक है, नहीं तो वो कभी मिलता ही नहीं था, वो मिट्टी में सब खत्म हो जाते थे। और एक बार जो मिट्टी में मिल गया वो कभी ऊपर नहीं आ सकता था। अब यहाँ पर आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन, उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर देखेंगे, कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या बनाए जाते थे, खेती बाड़ी कैसे होती थी उसके बारे में। और मंदिर, मूर्ति, मस्जिद तो उस समय होता ही नहीं था, मंदिर ही बनाए जाते थे, और अलग अलग भवन निर्माण होता था, तो वो कैसे होता था। तो यहाँ पर देखो मानचित्र 1 में हमने ऊपर देखा चनहुद्रों को चिन्हित कीजिए। जो मैंने ऊपर देखा उसको चनहुद्रों को चिन्हित कीजिए। जो चरखुट्टा सिक्का जो है, यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी, यहाँ पर लिखा है कि मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। अलग अलग प्रकार के शिल्प कार्य उसमें होता था, अलग अलग प्रकार के शिल्प उत्पादन भी उसमें से देखने को मिल जाते थे। शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई मतलब जो समुद्र के किनारे मिलता है उसको काट कूट कर उसको बजाने लायक बनाना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। जैसे में हम समझेंगे कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का, कार्नेलियन एक पत्थर होता था जो सुंदर लाल रंग का होता था। जैस्पर उजला होता था, स्फटिक, क्वाइज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, और तांबा, कांसा तथा सोने चांदी जैसे धातुएं भी वहां पर मिलते थे, तथा शंख, फयोंस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में होते थे। इन सबका प्रकार जो भी अब यहाँ पर नाम लिए हैं, जैसे में कार्नेलियन, जैप्सर, स्फटिक, क्वार्ज तथा सेलखड़ी पत्थर, जितने भी पत्थर थे, तांबा, कांसा तथा सोना चांदी, शंख चाहे
कुछ भी मिट्टी हो गया, इन सब का इस्तेमाल मनके बनाने के लिए ही किया जाता था। कुछ मनके जो थे 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, 2 पत्थर को जोड़कर ही बना दिए जाते थे। और कुछ सोने के टोप वाले, सोने के टोप मतलब सोने का ऊपर का टोपा लगता था, तो टोप वाले पत्थर के होते थे जो सोना को काट काट कर उसमें लगा दिए जाएंगे। और इनके कई आकार होते थे, जैसे कि चक्काकार, बेलनाकार, चक्काकार मतलब चक्का जैसा, बेलनाकार लंबा, गोलाकार गोल गोल, ढोलाकार ढोलक जैसा, और खंडित टूटा हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रकार के उसमें मनके हमें देखने को मिलता था। अब आगे आ जाता है कुछ, ये देखो औजार तथा मनके, ये सब ऐसे ऐसे प्रकार के औजार उस समय होते थे। ये औजार है और इधर वाला मनके मतलब ये माला है। तो कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। उत्कीर्ण मतलब उस पर कुछ लिख कर चाहे उस पर कुछ बनाकर ही सजाया गया था। और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, रेखाएं कुछ बनाई गई थी। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार जब मनके बनते थे तो उसमें जो तकनीक लगता था उसके प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएं थी, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं भी थी। जैसा जिसका हाथ, जैसा जिसने सीखा वैसा करते थे। तो सेलखड़ी जो एक बहुत मूल्यवान पत्थर है और आसानी से कार्य हो जाता था, आसानी से उस पर काम हो जाता था। तो कुछ मनके सेलखड़ी चूने के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी जो चूने के लेप में उसको ढाल देंगे तब उसको तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके जो थे उसके बनाए जाते थे, क्योंकि चूना के साथ अगर पत्थर रोलर लगाएंगे तो थोड़ा मजबूत हो जाता था, इसलिए उसका इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। सेलखड़ी एक पत्थर था, तो सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न है। यह प्रश्न जो है प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है कि वो लोग कैसे सेलखड़ी के वो मनके कैसे बनाते थे, माला कैसे बनाते थे, उसका इस्तेमाल कैसे करते थे, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों मतलब बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, तब पत्थर के पिंडों को पहले अपरिकृत आकारों में तोड़ा जाता था, इस्तेमाल हो सके उस आकार में छोटा छोटा उसको किया जाता था, और फिर बारीकी से सलक निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। उसको चमकाने के बाद उसको अंतिम रूप उसको दिया जाता था, जिसमें घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। पहले घिसाई, फिर पॉलिश, छेद होगा, तब वह प्रक्रिया खत्म हो जाएंगे। चनहुद्रो लोथल ये जगह का नाम है, चनहुद्रो लोथल, और हाल ही में धौलावीरा के छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो चनहुद्रो का इलाका अभी पाकिस्तान में है, ये लोथल और धौलावीरा अभी हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके में पड़ते हैं। तो वहां पे जो छेद करने वाले मशीन मिले हैं उससे मालूम चला कि ये लोग छेद करते कैसे थे। यही आप मानचित्र एक में जाओगे तो उसमें नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां, जितने भी बस्ती वहां पर थे, तो दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। समुद्र से दूर नहीं है, समुद्र से नजदीक ही है। यह शंख से बनी वस्तुएं जिसमें चूड़ियां, करछी मतलब क्या, चूड़ी, करछी चलाने वाला, खाना चलाने वाला, तथा चक्की कारी में आ जाएगा, चक्की कुछ पीसने वाला, तो चक्की कारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं।
तो उसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। क्योंकि माल जब बनेगा वहां से तो कुछ ना कुछ तो अगले जगह पर पहुंचाना है, तो किसी माध्यम से ले जाना होता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल जितने भी थे, जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उधर से बनाकर लोथल और चनहुद्रो से, चाहे धौलावीरा से बनाकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहर में लाकर उसको बेच दिए जाते थे। ये जो सामने आपको तस्वीर देखने को मिला था, ये कि इस पर देखो कि डिजाइन कितना अच्छा बनाया गया है। ये मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं मृत भांड है, जिसमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के, मतलब गुजरात के स्थानीय संग्रहालय में देखा जा सकता है। कभी आप जाओ गुजरात, चाहे मुंबई, चाहे आप दिल्ली जाओ, तो इसको जरूर देख कर आओ, आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और ये तस्वीर जो आप सामने यहाँ पर देख रहे हो, इसके बारे में लिखा गया है, ये मृण मूर्ति है, ये माटी का बना हुआ मूर्ति है। देखो कितना ठोस बनाया गया, और कौन कलाकार होगा जो इस मूर्ति को बनाया होगा। ऐसा मूर्ति तो बचवा सब रोज बनाता है, रोज फेंकता है। अब इस मूर्ति को म्यूजियम में रखा गया है जी, म्यूजियम में। अब पता नहीं म्यूजियम में इसका क्या करते होंगे, अब कौन क्या सोचकर बनैले होगा इसको, अब वही जाने। देखिए 5 पॉइंट देख लेते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब कैसे मालूम चला कि यहाँ पर उत्पादन होता ही है, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक जो मान्यता था, निम्नलिखित में ढूंढते हैं। कैसे? प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबे, आयसक जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं जो पूरा नहीं हुआ है, जैसे में ये मूर्ति, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट से हमें मालूम चलता है कि यहाँ से उत्पादन केंद्र था, मतलब यहाँ पर ये सब चीज बनाने का अड्डा हुआ करता था। जैसे में हमारे फैक्ट्री, गोदाम बोल सकते हैं उसको। आगे देखिए, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। जैसे में उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है, तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते हैं। कूड़े कचरे के रूप में उसको फेंक दिए जाते हैं, जो टूट जाता है। कहाँ पे? जहां पर उत्पादन होता है वहीं पर उसको फेंके जाते हैं। और कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा चीज बनाए जाते थे, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था और उसका इस्तेमाल किसी और चीज में कर लिए जाते थे। और ये जितने भी टुकड़े थे, इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। वहां पर भी शिल्प उत्पादन के लिए काम किए जाते थे। और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि काम नहीं होता होगा, काम होता होगा। ऐसा कोई चीज होता नहीं जहां पर काम कोई कर नहीं सकता है, हर काम। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता शहर जब था, ये जो दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जब शहर थे, तो शहर में फैक्ट्रियां होती ही हैं, शहर में कुछ ना कुछ बनता ही है। तो जब बनता है वहां पे, तो भैया बिकेगा ही, और जहां पर बनेगा वहां पर कूड़ा करकट तो हमें मिलेगा ही। ये सामने तस्वीर देखो, तांबे और कांसे के बर्तन। ये तांबा और स्टील वगैरह मिलाकर इस बर्तन को बनाया गया है, जिसमें खाना पहले लोग बनाते थे। हाँ, इसमें आप ऑमलेट बना सकते हो, इसमें आप चावल बना सकते हो, मैगी भी ढबका सकते हो, खाने का मन है तो। अगले भाग में हम पढ़ेंगे माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां। माल प्राप्त करने के लिए उसके संबंध में होने वाली नीतियां क्या थी। जैसे में आज के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और जो भी हमारा संविधान को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हमारा संविधान और कानून जिस तरह होते हैं ना, उसके नीति होती है। तो वैसे ही माल प्राप्त करने के लिए, जैसे अभी
किसी सरकारी गोदाम से हम माल ले रहे हैं तो वहां पर कुछ फॉर्मेलिटी होती है, पूरा करना पड़ता है, कुछ काम होता है। चाहे आप प्राइवेट गोदाम से लो तो वहां पर भी आपको कुछ हिसाब किताब करना पड़ता है, उसी को नीति बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते, कुछ भी आप कमेंट करो, बताओ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।